चलो भाई, देखो हम क्या कर रहे थे, डीके मोड्स पढ़ना था। ठीक है, लिखो अल्फा डीके। लिखो when size of nucleus is very large, that is mass number greater than 200, मास नंबर ग्रेटर देन 200 है। तब क्या होता है, अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे तो रिपल्सिव फोर्स क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। क्योंकि रिपल्सिव फोर्स की क्या होती है, लॉन्ग रेंज होती है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो वो क्या करना चाहेगा, प्रोटॉन्स कम करना चाहेगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो हमने क्या लिखा, व्हेन साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज दैट इज मास नंबर ग्रेटर देन 200, देन टू मेक न्यूक्लियस स्टेबल, बंद कर दियो उसे, है ना, टू मेक न्यूक्लियस स्टेबल alpha particles are emitted out of nucleus अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड आउट ऑफ न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल के एमिट होने से क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज घटेगा, मतलब न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा क्या होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोटॉन्स भी घट गए होंगे कुछ। ठीक है, लेकिन अब एक दिमाग में ये आ रहा है कि दो प्रोटॉन घट रहे हैं तो दो न्यूट्रॉन घट रहे हैं। अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन है, दो क्या है, न्यूट्रॉन है, बराबर बराबर घट रहे हैं, तो मतलब फिर तो कोई फायदा होना नहीं चाहिए। लेकिन अभी लिखो जरा, क्या लिखा हमने, टू मेक nucleus stable alpha particles are emitted out of nucleus thereby reducing size of nucleus, thereby reducing size of nucleus, due to which nuclear forces become dominant, न्यूक्लियर फोर्सेस बिकम डोमिनेंट। अब दिमाग में ये आया कि भाई सिर्फ अल्फा डीके क्यों हो रहा, प्रोटॉन ही डीके कर जाता, ये भी तो हो सकता था कि प्रोटॉन निकल जाता तो प्रोटॉन अपने आप कम हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या कर गए, बढ़ गए, तो भी न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करेंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, तो प्रोटॉन डीके क्यों नहीं होता, अल्फा डी मतलब प्रोटॉन डीके क्यों नहीं होता, अल्फा डीके क्यों प्रेफर करता है न्यूक्लियस। तो लिखो जरा, लिखो, बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई प्रोटॉन डीके डू नॉट अकर इंस्टेड ऑफ अल्फा डीके। देखो, जो भी प्रोडक्ट बनने चाहिए वो स्टेबल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अगर डीके हो रहा तो प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। जब हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व पढ़ा था तो अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास थी। बनाया था मैंने कर्व, ऊपर बनाया था अल्फा। और ड्यूटेरियम और ट्रीटियम नीचे थे काफी, ये तो ड्यूटेरियम और ट्रीटियम थे। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूंगा तो प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, सिर्फ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप कंपेयर करो तो एनर्जी किस ऑर्डर की यहाँ पर रिलीज हो रही है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की। तो प्रोटॉन अपने आप में स्टेबल नहीं होगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो, क्या लिखा हमने, मतलब प्रोटॉन डीके क्यों नहीं हो रहा, अल्फा डीके क्यों हुआ। लिखो जरा, इफ वी कंसिडर प्रोटॉन डीके binding energy of proton released binding energy of proton released is negligible in comparison to q value of reaction, q value of reaction, that is proton is highly unstable in this case,
और हमेशा होना क्या चाहिए, अगर रिएक्शन फीजिबल हो रही है तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। प्रोटॉन इज क्या कहते हैं, हाईली अनस्टेबल इन दिस केस। ठीक है, इतनी बात। देयरफॉर प्रोटॉन डीके इज नॉट फीजिबल, देयरफॉर प्रोटॉन डीके इज नॉट फीजिबल। अब रिएक्शन देखते हैं भाई। अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है X, अल्फा डीके हुआ, ऐसी रिएक्शन हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लिखो जरा, डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म्ड या डॉटर एलिमेंट फॉर्म्ड विल बी टू प्लेसेस लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ या ना, जो डॉटर एलिमेंट बना वो टू प्लेसेस लेफ्ट होगा। ठीक है, इतनी बात। इन द पीरियोडिक टेबल। अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी वो भी देख लो भाई। Q इज इक्वल टू मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू वॉट, C स्क्वायर। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू C स्क्वायर इज वॉट एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, इतनी बात। ये इतनी हो गई। एक और चीज, जो Q वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंड इफ दिस वाज एट रेस्ट, अगर ये किस पे था, रेस्ट पे, तो हम ये भी कह सकते हैं Q वैल्यू इज व्हाट, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, Y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये तो किस पे था, रेस्ट पे था। ठीक है, जो सवाल इस साल IIT में आया हुआ है वो यही था कि ये चलने लगा था भाई, अल्फा डीके का ही सवाल था और ये चल रहा था, तो यहाँ आकर के गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इतनी बात कि हमें यहाँ पर फिर क्या लेना पड़ेगा, माइनस के ऑफ एक्स। वो हमने नहीं लिया था, हमारी आदत नहीं। ठीक है, अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। अब आप एक चीज देखो, ये रेस्ट पे था, चलो ये एक्स है, ये किस पे था, रेस्ट पे। ठीक है, इतनी बात। अब एक तो इससे क्या बना, y बना भाई, साइमल्टेन सॉरी क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या हुआ, डीके हुआ। ठीक है, इतनी बात। इंस्टेंटेनियस डीके हुआ तो y बना, ये y इधर की तरफ गया कितनी वेलोसिटी से, vy से, और एक अल्फा बना होगा वो इधर की तरफ गया कितने से, v अल्फा से। मोमेंटम कंजर्व होना है, तो इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट, जीरो, फाइनल मोमेंटम इज आल्सो व्हाट, जीरो। तो my इंटू वी वाई इज इक्वल टू व्हाट, m अल्फा इंटू व्हाट, v अल्फा। तो क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कह रहा है, एम वाई इंटू वी वाई इज इक्वल टू एम अल्फा इंटू वट, वी अल्फा। एक इक्वेशन ये आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी इक्वेशन ये है, हाफ एम वाई वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा इंटू वी अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू वट, क्यू। है या नहीं? यही तो है कि नहीं? ठीक है, अब आप एक काम करो, आप क्या कर सकते हो, वी वाई को क्या लिख सकते हो, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम वाई। लिख सकते हो तो लिख दो, हाफ एम वाई एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर अपॉन एम वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू। लिख सकते हो कि नहीं? आपके पास ये इससे कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? आप एक काम करो, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या, वन प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसा?
अब आप एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, हाँ या ना, और इसको लिख सकते हो एम वाई प्लस एम अल्फा अपॉन एम वाई इज इक्वल टू क्यू। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? आप क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन एम वाई प्लस एम अल्फा इंटू वॉट, क्यू। ऐसा कह सकते हो। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो एम वाई को a-4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ a इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कट जाएंगे, तो k अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, a-4 अपॉन a इंटू व्हाट, q। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? क्लियर है भाई? अब आप लिखो जरा, आप ऐसे देखो, मैंने क्या बताया था, मास नंबर 200 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे ही बताया था। तो अगर मैं 200 भी लेता हूं तो 196 अपॉन 200, यानी कि 98 अपॉन 100, 98 अपॉन 100, मतलब क्यू वैल्यू का 98% कम से कम कौन लेके जा रहा है, अल्फा पार्टिकल। मतलब जो बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी कौन लेके जाएगा, वाई वाला एलिमेंट। ठीक है, मतलब ज्यादातर एनर्जी 98% से ज्यादा एनर्जी कौन लेके भाग रहा है, अल्फा पार्टिकल ड्यूरिंग अल्फा डी के, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो लिखो जरा, लिखो ड्यूरिंग अल्फा डी के, ड्यूरिंग अल्फा डी के more than 98% of Q value released, more than 98% of Q value released is taken by alpha particle, remaining by daughter nucleus, हाँ या ना, रिमेनिंग बाय डॉटर न्यूक्लियस। ये कहानी हो गई, क्लियर है? तो ये तो हो गया अल्फा डीके के बारे में। ठीक है, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, वो आपको दे देगा भाई, या तो मासेस दे देगा, फिर आप क्यू वैल्यू निकालोगे, फिर बोलेगा अल्फा पार्टिकल कितनी क्यू वैल्यू लेके गया। ठीक है, इतनी बात, तो कितना हो जाएगा, a-4 अपॉन a इंटू क्यू, जो भी उसे देना होगा, जैसा भी क्वेश्चन देना होगा। अब अगला लिखो बीटा डी के। लिखो जरा बीटा डी के क्या है। अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो पहली बात तो यही गलत है कि बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर से निकले क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पर होते ही नहीं। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो इफ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल then it may lead to spontaneous decay, it may lead to spontaneous decay by emitting beta particles to attain stability। ठीक है भाई, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, ठीक है, इतनी बात, क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली डीके करता है और बीटा पार्टिकल एमिट करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि भाई बीटा पार्टिकल तो न्यूक्लियस के अंदर होते नहीं है, तो फिर कैसे बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो लिखो जरा, ऑल्दो बीटा पार्टिकल्स आर नॉट present in nucleus, then what leads to decay of beta particles। अब ये खोजना है हमें, what leads to decay of beta particles। ठीक है भाई, अब बीटा डीके खुद 3 टाइप का होता है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, पहला बीटा माइनस डीके, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर बीटा प्लस को पढ़ेंगे, फिर बीटा, फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके। ठीक है,
अब जरा देखो बीटा माइनस डीके में क्या होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर मान लो हमारे पास न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं, ठीक है इतनी बात, तो भी अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है, ठीक है इतनी बात, मतलब छोटा न्यूक्लियस है, छोटे न्यूक्लियस में एन और पी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है इतनी बात। तो एन और पी लगभग सेम होने के लिए अगर न्यूट्रॉन कहीं ज्यादा है तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का टूटता है किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियस। तो लिखो जरा, लिखो, इफ we have to reduce neutrons to attain stability, if we have to reduce neutrons to attain stability, then neutron inside nucleus decays into proton and electron, न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस डीकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब एक और चीज है भाई, जो एनर्जी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास होगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होगी। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ, उसकी डिब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, उसके साइज के करस्पॉन्डिंग आ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी लेकर के न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, तो क्या हो जाएगा, बाहर एमिट हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, टू अटेन स्टेबिलिटी न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस डीकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन will be emitted out of nucleus electrons will be emitted out of nucleus, ठीक है इतनी बात। अब जरा मैं देखता हूं क्या हो गया हमारे पास मान लो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन था, तो ये डीके हुआ प्रोटॉन, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। चार्ज भी कंजर्व है, देखो यहाँ भी चार्ज जीरो तो यहाँ भी जीरो, ठीक है इतनी बात। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन भी कंजर्व है, एक न्यूट्रॉन था तो एक ही प्रोटॉन रहा, ये तो बाहर निकल गया। अरे मैंने कहा था ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कंजर्व रखना है, चार्ज कंजर्व रखना है, सारी बातें कंजर्व रहेगी रिएक्शन में। तो कंजर्व है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर था, ये प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या रहे, कंजर्व रहे। ये तो बाहर भाग गया ना, ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, तो इसको तो बाहर जाने तो कोई दिक्कत नहीं। और चार्ज क्या है, कंजर्व है, ठीक है इतनी बात। लिखो जरा इसे, अब एक पेज छोड़ दो भाई, ठीक है। अब एक पेज बोला मैंने, आएगा नहीं पूरा वहां पर, फिर अभी भी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। अब लिखो जरा, बीटा प्लस एमिशन, बीटा प्लस एमिशन। चैट बॉक्स में कोई कुछ कह रहा था, क्या कह रहा है, चार्ज न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी कंजर्व है, क्यों नहीं है कंजर्व है, टोटल चार्ज कंजर्व होने को बोला था मैंने ये नहीं कहा था कि चार्ज न्यूक्लियस के अंदर कंजर्व करना है, निकम्मे आदमी। मैंने कहा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, बस इतना मतलब है। अब जरा देखो एक मिनट, और अभी रिएक्शन आने दे तो दिखेगा, अभी तो मैंने इसीलिए एक पेज छुड़वाया है, परेशान ना हो। अब लिखो बीटा प्लस एमिशन। अब बीटा प्लस एमिशन की कहानी क्या है, कई बार हमें प्रोटॉन्स रिड्यूस करने हैं भाई, प्रोटॉन अगर ज्यादा है तो भी अनस्टेबिलिटी होगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या पड़ जाएगी, वीक पड़ जाएगी इन कंपैरिजन टू व्हाट, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लिखो जरा, लिखो, टू रिड्यूस प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, टू रिड्यूस प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, protons decay into neutron and positron, protons decay into neutron and positron। मिट क्यों नहीं रहा है, न्यूट्रॉन्स सॉरी प्रोटॉन्स डीके इनटू न्यूट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स। अब एक और प्रॉब्लम है, पॉजिट्रॉन का मास किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, एनर्जी उसकी अभी भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है, तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह पाएगा, वो क्या हो जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। तो लिखो जरा, and these positrons will be spontaneously emitted out of nucleus, these positrons will be spontaneously emitted out of nucleus। कोई दिक्कत है इसमें, अरे कोई इशू है। अब न्यूट्रॉन बढ़ गए तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया, प्रोटॉन घट गए तो रिपल्सिव फोर्स क्या कर गया, घट गया, तो अपने आप स्टेबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई। चलो तो इसको भी लिख लेते हैं,
ये आ गया भाई, एक पेज छोड़ दो फिर से। क्या चीज? किसको? नहीं, एनर्जी किसी को नहीं देनी है। तुझे कैसे पता मास बढ़ रहा है? क्या पता न्यूट्रॉन का मास क्या हो, कम हो ऐसा। हाँ हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? तू इसलिए क्यों परेशान है? जो देख, ये सिर्फ प्रोटॉन नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन भी तो होगी। एक एक्स होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा? वाई में। क्या पता एक्स का मास अभी भी वाई से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसके लिए क्यों परेशान हो रहा है? एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, चिंता ना कर। अभी तुझे दिखेगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने वाली है। अभी तो मैं इसीलिए एक पेज छोड़वा रहा हूँ ना, छोड़ते रहो उसे। एक पेज छोड़ दो भाई। अब लिखो जरा तीसरा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर। अब देखो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर कब होता है? लिखो, व्हेन साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लार्ज, व्हेन साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लार्ज, तो जब भी न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्टिव फोर्सेस न्यूक्लियस की क्या हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगी, और रिपल्सिव फोर्सेस लॉन्ग रेंज होती हैं वो हमेशा रहेंगी। ठीक है, इतनी बात। लेकिन साइज इतना लार्ज हो जाए कि न्यूक्लियस ये रहा, और ये हमारा इनर मोस्ट शेल है एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इतनी बात। तो इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपने पास खींच ले और किस में कन्वर्ट करा दे? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करा दे। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन बन करके क्या बन जाए? न्यूट्रॉन। तो एक बात बताओ, प्रोटॉन कम हो गए, न्यूट्रॉन बढ़ गए। प्रोटॉन कम हो गए तो अपने आप रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, इतनी बात। और अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर गया? बढ़ गया। तो स्टेबिलिटी आएगी। तो लिखो जरा, व्हेन साइज ऑफ न्यूक्लियस इज लार्ज, देन to attain stability, proton of nucleus may capture innermost shell electrons to form neutron। जैसे ही इसको पकड़ेगा तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन में। और न्यूट्रॉन किसके अंदर रह सकता है? न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतनी बात। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? P plus E is converted into what? न्यूट्रॉन। ये कहानी आ गई। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें भी एक पेज छोड़ दो। छोड़ दिया सबने एक एक पेज? अब लिखो भाई, लिखो, apparent violation of conservation laws in beta decay। apparent violation of conservation laws in beta decay। अब ध्यान सुनना भाई, apparent violation of conservation laws in beta decay। कोई भी हम बीटा डीके की रिएक्शन लेते हैं तो मान लो उस बीटा डीके में क्यू वैल्यू कुछ निकला। ठीक है, इतनी बात। मतलब जब बीटा डीके ऑब्जर्व हुआ था तो शुरू में लोगों ने मान लिया था कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कंजर्वेशन के लॉज वैलिड नहीं है। मतलब 40-50 साल तक हमने यही माना कि कंजर्वेशन के लॉज बीटा डीके में कभी वैलिड नहीं होते, कोई भी वैलिड नहीं होता, ना एनर्जी, ना मोमेंटम, ना स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कोई भी लॉज वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात। तो अपरेंट वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन इसीलिए कह रहा हूं कि अपरेंट है, बाद में पता चला कि कंजर्वेशन लॉज यहां भी वैलिड है। ठीक है, इतनी बात। तो मान लो किसी भी बीटा डीके में एनर्जी क्यू वैल्यू इतनी रिलीज हुई। ठीक है, इतनी बात। अब हमने जो देखा, चलो एक मिनट मैं सारी रिएक्शंस लिखता हूँ जरा। बीटा माइनस में हमारे पास क्या रिएक्शन थी, जरा देखो क्या बना था। न्यूट्रॉन किस में टूटा था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? इसके नीचे एक और रिएक्शन लिख लो। एक बात बताओ, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन में। न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो ए तो चेंज नहीं हुआ। अरे मास नंबर कैसे चेंज हुआ? क्योंकि एक न्यूट्रॉन खत्म हुआ तो एक क्या बना? प्रोटॉन बना। तो जो वाई आ गया वो क्या हो गया? ए।
लेकिन एक प्रोटॉन फालतू हो गया। प्रोटॉन फालतू होने की वजह से एटॉमिक नंबर क्या कर गया, बढ़ गया। एटॉमिक नंबर क्या हो गया, Z+1, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये क्या आ गया, बीटा माइनस। बीटा माइनस में ये वाली इक्वेशन लिख लो एक बार। मतलब डॉटर न्यूक्लियस पीरियोडिक टेबल में एक प्लेस राइट शिफ्ट हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा था, बीटा प्लस। देखो उसमें क्या था, प्रोटॉन हमारा खत्म हुआ था, किसमें बना था, इसमें देखो हमारे पास X है, AZ। अब अगेन न्यूट्रॉन बन गया तो मास नंबर में चेंज नहीं आया। मास नंबर में चेंज नहीं आया तो क्या हो गया, YA, लेकिन एक प्रोटॉन खत्म हुआ। ऐसी रिएक्शन बनी कि नहीं, ये वाली भी लिख लो उसमें, बीटा प्लस में, हाँ या ना। अब आ जाओ किसमें, के कैप्चर। क्या कह रही है, अच्छा सॉरी गलती से हो गई, ये प्लस है, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ किसमें, के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर। उसमें क्या था हमारे पास, इसमें रिएक्शन क्या आएगी, XAZ इज कन्वर्टेड इनटू Y। देखो मास नंबर में चेंज अगेन नहीं हुआ, लेकिन प्रोटॉन नंबर 1 से घट गया, Z-1। ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये रिएक्शन सबने लिख लिया ना। अभी भी रिएक्शंस गलत हैं, पूरी नहीं है कंप्लीट, ठीक है। तो इसीलिए अभी जगह इसीलिए छोड़ रखी कि हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। अब मैंने क्या लिखा है आपको, अपरेंट वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉज ड्यूरिंग बीटा डीके। अब एक बात बताओ, लिखो इन बीटा डीके लेट एनर्जी रिलीज्ड कैपिटल Q, दैट इज Q वैल्यू, हाँ या ना। अब अगर इतनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, हमें मिला क्या, अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये इतनी एनर्जी लेके ये जा रहा है, इतनी एनर्जी लेकर के कौन जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। मतलब Q वैल्यू का बहुत ही निकम्मा सा पार्ट, 1% भी नहीं, कौन लेके जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स आए काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि बहुत सारी एनर्जी हमारी क्या हो गई, कहीं ना कहीं गायब हो गई, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। इतनी बात, मतलब हमने जब मास डिफेक्ट से कैलकुलेट करा तो जो Q वैल्यू आई उसका कितना हिस्सा, इतना हिस्सा लेकर के ये गया, इतना हिस्सा लेकर के ये गया, बाकी बचा हुआ कहाँ गया, बाकी बचा हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। इतनी बात, तो लिखो जरा, लिखो हमने क्या लिखा, रिलीज्ड इज Q, लिखो negligible amount of this energy, negligible amount of this energy released, negligible amount of this energy released is carried by products. So we can say energy conservation is not valid, एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट वैलिड, ठीक, इतनी बात। दूसरी चीज बेटा, आप ऐसे देखो, ये रेस्ट पे था, एक्स है, रेस्ट पे हमने दोनों साइड क्या लगा दिए, फोटोग्राफिक प्लेट्स लगा दी, ठीक है। अब पाया क्या गया कि इलेक्ट्रॉन जो या जो बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट पे यहां टकरा रहे हैं, और जो वाई निकला फोटोग्राफिक प्लेट पे यहां टकरा रहे हैं। तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, इसका ये वाला कंपोनेंट बचा रह गया, ये सुनो, ठीक है, इतनी बात।
तो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने अल्फा डीके में देखा था दोनों एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे। यहां पर क्या दिख रहा है हमें कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो लिखो जरा, लिखो, एक्सपेरिमेंटली it was observed that linear momentum is not conserved. ठीक है, इतनी बात, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ। ठीक है, अब एक और चीज बेटा, ध्यान सुनना। हमने क्या कहा था, बीटा माइनस में न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, रिलीज होते थे, ऐसा कुछ था। अगर आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखो तो इसका होता है प्लस माइनस हाफ, किसी का भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम h बाई प्लस माइनस h बाई 4 पाई होता है। ठीक है, इतनी बात। तो h बाई 4 पाई में h बाई 2 पाई हम बाहर ले लेते हैं, बस उसको किससे डिनोट करते हैं, प्लस हाफ या माइनस हाफ से। तो इसका मैंने स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या कहा, प्लस माइनस हाफ, कुछ भी हो सकता है। सेम वे इसका भी क्या होगा, प्लस माइनस हाफ, एलिमेंट मतलब क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसका भी कितना, प्लस माइनस हाफ। क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में स्पिन एंगुलर मोमेंटम कभी बराबर हो सकता है? यहाँ तो प्लस हाफ या माइनस हाफ होगा, यहाँ या तो 0 होगा या +1 होगा या -1 होगा, हाँ या ना? तो इसके बराबर तो कभी नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम नॉट कंजर्व्ड। आप किसी भी इक्वेशन को ले लो, अब बीटा प्लस वाली ले लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीटा प्लस भी लिख लो आप। बीटा प्लस में क्या होता था, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, कंजर्व हुआ क्या, कंजर्व हुआ क्या, नहीं हुआ, यस और नो। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इस केस में भी। अगर आप के कैप्चर लेते हो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो वहां पर भी देखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। देखो एक्सपेरिमेंटल बोलना अलग बात है, लेकिन यहाँ तो मैं थियोरेटिकली दिखा पा रहा हूँ आपको कि देख लो आप, एंगुलर मोमेंटम दोनों साइड में कंजर्व नहीं। अब मजेदार बात देखो, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ठीक है, इतनी बात, मतलब फिर से कुछ ना कुछ वायलेशन की बात हो गई। तो शुरू में लोगों ने यही माना कि भाई वायलेट करते हैं, ठीक है, इतनी बात, और ऐसा ही है। ठीक है, हो गया, लिखो जरा, लिख लिया, रिएक्शंस लिख ली सारी। अब लिखो, बट लेटर ऑन पॉली गेव हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस था भाई ये भी, पॉली ने तुक्का मारा कि भाई कंजर्वेशन लॉज हमेशा वैलिड होते हैं, और बाद में वो क्या हो गए, वैलिड हो गए। ठीक है, इतनी बात, प्रूव हो गए। बट लेटर ऑन पॉली गेव हाइपोथेसिस दैट कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी वैलिड ड्यूरिंग बीटा डीके, कंजर्वेशन लॉज मस्ट बी वैलिड ड्यूरिंग बीटा डीके। स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस माइनस h/4 पाई होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप उसे केमिस्ट्री में प्लस माइनस हाफ ले लेते हो। ठीक है, अब क्या कहानी है, पॉली ने क्या दिया, हाइपोथेसिस दिया कि कंजर्वेशन लॉज क्या होंगे, वैलिड होंगे। अब इस बात को सही करने के लिए उसने कहा कि ड्यूरिंग बीटा डीके कोई और रेडिएशन भी निकलता है, रेडिएशन होगा तो एनर्जी भी लेके जाएगा, रेडिएशन होगा तो फोटोन भी होगा, मतलब फोटोन लाइक पार्टिकल ही होंगे। कोई और रेडिएशन भी निकलता है जो एनर्जी भी लेके जाएगा, मोमेंटम भी लेके जाएगा, और स्पिन भी होगा उसके पास, क्योंकि पार्टिकल लाइक कैरेक्टर होता है उसका। ठीक है, इतनी बात। तो क्या लिखा हमने, न्यूट्रॉन पॉली गेव हाइपोथेसिस दैट कंजर्वेशन लॉज आर वैलिड ड्यूरिंग बीटा डीके, एंड ही प्रपोज्ड दैट highly energetic radiation
highly energetic radiation is emitted during बीटा डीके। हाईली एनर्जेटिक क्या कहते हैं? ड्यूरिंग बीटा डीके, कॉल्ड एज न्यूट्रिनोज, कॉल्ड एज न्यूट्रिनोज। ठीक है, इतनी बात। अब उसने कहा भी न्यूट्रिनोज निकलते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मान लो 100 जूल निकल रहा था बीटा माइनस के दौरान, 100 जूल निकल रहा था, उसमें से 1 जूल वाई लेके गया। कपूर साहब क्लास में हूँ इसीलिए नहीं उठाया था मैंने। हाँ हाँ अभी नहीं। अब देखो भाई, तो मैंने क्या कहा, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस आर एमिटेड कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? न्यूट्रिनोज। अब अगर मान लो 100 जूल क्यू वैल्यू है, उसमें से हाफ जूल वाई लेके गया, हाफ जूल कौन लेके गया? बीटा पार्टिकल लेके गए, तो 99 जूल बचा रह गया। वो 99 कौन लेके जाएगा? न्यूट्रिनो लेके जाएगा। जो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था, न्यूट्रिनो निकल करके उसको क्या करेगा? कंजर्व कराएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी कंजर्व कराएगा। अब जरा देखो, अगर मैं करेक्ट वाली रिएक्शन लिखता हूं सबकी, तो कैसे लिखता हूं? पहले बीटा माइनस की लिखते हैं। बीटा माइनस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो भी दो टाइप के भाई, एंटी और एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। क्यों दो टाइप के कह रहे हैं वो भी समझ लो भाई, क्योंकि एक का स्पिन हाफ होगा तो एक का क्या होगा? माइनस हाफ होगा। किसी एक का प्लस हाफ, किसी एक का माइनस हाफ। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, ये रिएक्शन बनाई मैंने। अब जरा देखो, इधर प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एंटी न्यूट्रिनो। और अब जब आप रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक्स ए जेड is going to be converted into A Z plus 1 प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो निकले प्लस क्या निकला? एंटी न्यूट्रिनो। यस और नो? अब रिएक्शन हमारी कंप्लीट है। दूसरी चीज, अगर हम बीटा प्लस की बात करें, ठीक है, इतनी बात। अब अगर हम बीटा प्लस की बात करते हैं बेटा, तो जरा ध्यान से देखो, ये ऐसी में मास डिफेक्ट भी निकाल लूं इसी वक्त। ये कहां पर लिख रहे हैं हम? बीटा माइनस में, जहां जगह छोड़ी थी। अब आप सही वाला लिख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। इसी में मास डिफेक्ट भी निकाल लें, क्यू वैल्यू निकाल ही लें। अब क्यू वैल्यू देखो भाई, चलो पहले मास डिफेक्ट, क्यू वैल्यू बाद में। डेल्टा एम is how much? Mass of this nucleus minus mass of this nucleus minus mass of this, ये भी वहीं से निकला है। ठीक है, इतनी बात। तो कितना हो गया? मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। जरा ध्यान से सुनना भाई, जब भी आपको क्वेश्चन में देगा, आपको एटॉमिक मास दे देगा एएमयू में। अगर उसने बोला एक्स का मास है 238.00004, ऐसा कुछ है, तो ये मास ऑफ एटम है, इट इज नॉट मास ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? तो अब आप देखो, तो रिएक्टेंट्स में क्या हो जाएगा? मास ऑफ एटम एक्स माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स? जेड इंटू एम ई। अरे मानते हो या नहीं मानते हो भाई? ये क्या आ गया? रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। तो प्रोडक्ट का मास कितना? एम वाई, मास ऑफ एटम वाई माइनस जेड प्लस 1 इंटू एम ई। ये वाई की बात हो गई सारी, हो गई कि नहीं हो गई? प्रोडक्ट में एक और चीज है, कौन? इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ये आ गया कि नहीं आ गया? मास डिफेक्ट भी गलत निकाल लेते हैं भाई हम बीटा का, ये ध्यान रखना कुछ लोग। ठीक, किताबों में गलत ही निकाल के रख देते हैं। अब देखो क्या आ गया? एम एक्स माइनस एम वाई, ये क्या आ गया? माइनस जेड एम ई, यहां से प्लस जेड एम ई कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, इतनी बात। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और इसका क्या हो गया? माइनस।
ये तो कट ही गया एमी एमी यहीं पर है ना, तो यही आ गया कि नहीं आ गया, अरे यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा चेक कर लो, हाँ यही है, ठीक है। तो बीटा माइनस में मास डिफेक्ट कितना हुआ, मास ऑफ एटम एक्स माइनस मास ऑफ एटम वाई, सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो अब क्यू वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एटम्स के मास है अभी, न्यूक्लियस के मास नहीं है, ध्यान रखना। तो क्यू वैल्यू क्या आ गया, मास ऑफ एटम एक्स माइनस मास ऑफ एटम वाई इंटू सी स्क्वायर, ये आ गया अपने पास। अब आ जाए हम किस में, बीटा प्लस वाले में। अब बीटा प्लस में क्या होता था, प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, और एक और चीज निकली क्या, न्यूट्रिनो, ठीक है भाई। अब देखो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया अपना, अब रिएक्शन लिख लें। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया, अब दोबारा से डेल्टा एम निकालते हैं, तो ये तो ठीक है, मास ऑफ एटम एक्स माइनस जेड एम ई, यहां पर क्या होगा, जेड माइनस वन एम ई, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, अरे क्लियर है। अब जरा देखो किसके बराबर है, एम एक्स माइनस एम वाई, जेड एम ई कट गया, माइनस 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 कितना, 3 बार माइनस, तो माइनस एम ई, और ये भी माइनस कितना, माइनस एम ई, तो कितना, ये आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो अपने आप, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास भी मिस हो गया ना, तो आंसर में बहुत बड़े अंतर आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कितना आ गया, ये आ गया भाई, ठीक है। इसके बाद अब आ जाए हम किस पे, के कैप्चर पे, मिटा दूं इसे, अगला पेज ही ले लो, गायब करें। रजनीश करा न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, कुछ पता थोड़ी कर सकता है, किसी को भी न्यूट्रिनो मान, किसी को भी एंटी न्यूट्रिनो मान, एक का प्लस हाफ और एक का क्या माइनस हाफ, ये कोई पता नहीं, और ये कोई पूछने वाला भी नहीं, कदे ढक्कन ही जीवन इसी में काट देगा। अब के कैप्चर, हमने सिर्फ कन्वेंशन ले रखा है कि बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो मान लेंगे और बीटा प्लस में क्या मान लेंगे, न्यूट्रिनो मान लेंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है, वरना बात ही गलत है। अब क्या कहानी है इसमें, क्या होता है हमारे पास, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा, अब देखो स्पिन बैलेंस हो गया, दोनों साइड बैलेंस हो गया, रिएक्शन क्या है, ये आ गया हमारे पास। अब जरा हम फिर से डेल्टा एम देखें, ये आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया, एम एक्स माइनस एम वाई, जेड एम ई कट गया, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस, माइनस एम ई, ये आ गया हमारे पास डेल्टा एम। तो क्यू वैल्यू कितनी आ गई, अब एक चीज देख यार, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सुन बालक, क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो अपने आप रिएक्शन फीसिबल होगी, ठीक है, तुझे कुछ करना ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं आएगी पॉजिटिव तो अपने आप वो रिएक्शन बीटा डी की बोला, बीटा डी के नहीं होगा, बात खत्म, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब एक चीज और, लिखो जरा, अब न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ लें, ठीक है, लिखो जरा, पॉलीज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, उसने क्या क्या बातें बताई थी न्यूट्रिनो के बारे में, भाई उसने कुछ बोला होगा, कुछ निकल रहा है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी दी होंगी, बाद में वो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सही बैठ गई,
ठीक है, या उसने नहीं दी होंगी, कुछ चीजें किसी और ने दी होंगी, बस। अब लिखो जरा पॉलीज न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, लिखो दिस इज these are electromagnetic radiations just like photons, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, फोटोन जैसे हैं, मतलब न्यूट्रल कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए, लिखते जाओ न्यूट्रल, रेस्ट मास जीरो, अरे रेस्ट पे होता ही नहीं है तो अपने आप ही जीरो, ठीक है, न्यूट्रल रेस्ट मास जीरो, कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम as well as spin angular momentum, ठीक है। दूसरी चीज, अब पता क्यों नहीं चला था ये, तो लिखो जरा, लिखो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट न्यूट्रिनो देखो भाई, अगर मैं एक्सरे पास कराऊं आपकी कॉपी के थ्रू तो पास कर जाएगा, कोई इमेज नहीं आएगी। आपकी हड्डियों के थ्रू पास कराऊं तो आपका स्केलेटन बन जाएगा। अब स्केलेटन क्यों बना, क्योंकि हड्डियों को पास नहीं कर पाया, मतलब हड्डियों के साथ इंटरेक्ट कर गया भाई, हड्डियों की इमेज बनी कि नहीं बनी दूसरी साइड में, बाकी आपके फ्लैश के थ्रू क्या कर गया, पास कर गया, ठीक है। तो लेकिन न्यूट्रिनो के साथ क्या है, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज बिकॉज they interact with matter negligibly, interact with matter negligibly, मतलब मैटर के साथ, किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मतलब करेंगे भी तो बहुत कम। मैं बताता हूं, अगर आप 10 की पावर 12 किलोमीटर थिक लेड वॉल बनाते हो, लेड इज हाईली डेंस, इसको भी पास कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा न्यूट्रिनो पास कर गया, ठीक है, इतनी बात। तो इसीलिए कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाया भाई, निकल रहे थे पता ही नहीं चल रहे थे निकल रहे हैं। तो लिखो जरा, इट कैन पेनिट्रेट अक्रॉस 10 की पावर 12 किलोमीटर थिक लेड वॉल, ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी से हर समय 10 की पावर 10 न्यूट्रिनोज निकलते हैं, हमें पता ही नहीं चलेंगे क्यों निकल रहे हैं, तो कोई इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है। हाँ, एक्सरे अगर जाएगा तो पक्की बात है हमें क्या मिलेगी, हमारी इमेज मिल जाएगी फोटोग्राफिक प्लेट पे। अगर मैं अपने पीछे फोटोग्राफिक प्लेट रखूं, एक्सरे पास करूं तो बनेगी इमेज, लेकिन अगर मैं न्यूट्रिनो पास करूं तो कोई इमेज बनने वाली नहीं है, क्योंकि हड्डियां, हो सकता है होती हो भाई, हमें नहीं पता अभी तक, ठीक है। 1994 में तो डिटेक्ट हुआ है, ठीक है, तो अब तो सोच ले, उससे पहले मानते रहे न्यूट्रिनो की बात को सही, ठीक, कुछ लोगों ने माना कुछ लोगों ने नहीं माना। लिखो जरा, हो गया इतना, तो क्या हो गया भाई, मतलब ये डिटेक्ट नहीं होता, इस वजह से ये नहीं अपीयर कर रहा था, क्या चीज, डिटेक्टर बनाया गया, ठीक है, 1994 में एक डिटेक्टर था जापान में, उसने डिटेक्ट करा, और न्यूट्रिनो डिटेक्टर अभी भी सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा डिटेक्टर नहीं बना है, ठीक है। अब अगली कहानी, अब लिखो जरा तीसरा डीके, लिखो गामा डीके। अब ये सिंपल है भाई, गामा डीके क्या है, मान लो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस था एक्स, वो वाई में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, अब वाई में जो कन्वर्ट हुआ वाई भी अनस्टेबल था, ठीक है। अब अनस्टेबल आप ऐसे भी देखो, अगर कोई हाइड्रोजन एटम है, वो 5 में था उसका इलेक्ट्रॉन, वो 3 में आ गया, तो 3 में भी तो अनस्टेबल है, कहाँ आना चाहेगा, 3 से बाद में 1 में आना चाहेगा, यही है कि नहीं, ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। तो सेम वे कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, एक्स से वाई बना, वाई इज व्हाट, अनस्टेबल, इंटरमीडिएट बीच में, तो वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट किस में आना चाहेगा, स्टेबल बनना चाहेगा। तो स्टेबल बनना चाहेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो किस ऑर्डर की रिलीज करेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, मेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी डिफरेंसेस किस ऑर्डर के हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर के। तो अगर
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या फोटोन रिलीज करेगा, और वो फोटोन किस रीजन में आता है, गामा रीजन में आ जाता है, तो इसी को हमने क्या कह दिया, गामा डीके कह दिया। तो लिखो जरा, आप देखो, मान लो मैग्नीशियम बीटा डीके करके एल्युमिनियम बना, ऐसा कुछ मैंने एल्युमिनियम के ऊपर एस्ट्रिक्स लगाया है, मतलब ये एल्युमिनियम स्टेबल तो है बट कैसा है, एक्साइटेड है, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में स्टेबल है लेकिन एक्साइटेड है। एक्साइटेड मतलब हायर एनर्जी स्टेट में है। तो अब जब भी एस्ट्रिक्स लगा होगा ना किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो मतलब दैट न्यूक्लियस इज एक्साइटेड। अब ये क्या करेगा, एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा, और क्या, हाय हाय, गामा और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ये न्यूक्लियस किस में आ गया, ग्राउंड स्टेट में। ये कहानी है, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होगी किस ऑर्डर की होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की, ठीक है, इतनी बात। ये हो गया भाई हमारे पास। अब हम क्वेश्चन करें, है ना, लिखो जरा, देखो भाई हमारे पास क्या है, Fe 55 26, ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है, चलो अब ऐसा है, ठीक है, ये अनस्टेबल है, कैसा है, अनस्टेबल। लिखो, शो दैट के कैप्चर अकर्स बट नॉट बीटा प्लस डीके, मतलब के कैप्चर होगा लेकिन बीटा प्लस डीके वाली रिएक्शन नहीं होगी। आपको शो करना है, आपको कुछ डाटा दे रखा है, इसका मास किसका, Fe 5526 कितना दे रखा है, 54 पॉइंट, बेटा थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा ना तो अपने आप कहानी खराब हो जाएगी, 938298 AMU, ठीक है। एक हमें दे दिया मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीज सॉरी नॉट मैग्नीशियम, कितना 5525 इज इक्वल टू कितना 54.93 8050, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे दिया 0.00549 AMU। अब मुझे शो करना है, मतलब कई बार ऐसे मासेस दे दे और ऑप्शन में लिख दे कि के कैप्चर होगा, बीटा प्लस होगा, बीटा माइनस होगा, तो आपको चेक करना है कौन सी रिएक्शन होगी। जिसका डेल्टा एम पॉजिटिव आएगा वो क्या होगा, वाली रिएक्शन हो जाएगी, जिसका डेल्टा एम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, वाली रिएक्शन नहीं होगी, इतना ही देखना है। तो अब अगर हम बीटा प्लस की बात करें तो वहां पर आता था mx माइनस my माइनस 2me, हाँ या ना, ऐसा आता था कि नहीं आता था। और ये किस में आता था, बीटा प्लस में। और के कैप्चर में क्या आता था, याद करो, mx माइनस my माइनस me, ठीक है, इतनी बात। तो अब एक बात बताओ, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब mx माइनस my दोनों में पॉजिटिव है, ठीक है, इतनी बात। कितना है, जरा दोनों का डिफरेंस ले लो, ले लेते हैं, कितना आया 8, हाँ या ना, कितने हैं, ये 4 2 6, ये भी 6, ठीक है, कितना आया भाई जरा बता, ये आया, ठीक है, इतनी बात। अब तो दोनों ही नहीं पॉसिबल हो रही हैं, ये कम आ रहा है इससे, हाँ या ना, एक में इसने पॉजिटिव निकाल दिया, एक में नेगेटिव निकाल दिया, कैसे निकाल दिया,
938298 है ना लास्ट में, 938298, और इसमें कितना 938050 ये भी सही लिखा है मैंने, 0030 के बाद, एक मिनट मैं खुद सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है गलत कर रहा हूँ। हाँ बीटा प्लस लिखा है क्वेश्चन में तो यार, इसने करा, अच्छा इसने बीटा माइनस कर रखा है, बीटा माइनस कर रखा है, ठीक है, बीटा प्लस नहीं, इसने करा क्या है, बीटा माइनस वाले के लिए रिजल्ट लिखा हुआ है, ये करा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा कौन सा वाला, बीटा माइनस वाला, बीटा माइनस हो जाएगा, लेकिन के कैप्चर और बीटा प्लस नहीं होंगे, ठीक है, इतनी बात तो इस तरीके से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है मेडिकल में। अगला देखो, देखो भाई हमारे पास एक्टिनियम है कितना 22689, ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या कह रहा है, और भी बहुत सारे मासेस दे रखे हैं, लिखूं सारे, तो एक्टिनियम का मास दे रखा है 226.028356, उसने फिर मास दिया मुझे फ्रेंशियम का, फ्रेंशियम क्या लिया उसने, फ्रेंशियम भी लिख देता हूं क्या है, फ्रेंशियम इज 222 और 87, इसका मास दे रखा उसने फ्रेंशियम का 222, बड़ा बुरा है यार, ये चीजें बुरी हैं, 0.017415 इतना एएमयू, उसने एक और दे दिया, फ्रेंशियम दे दिया, उसके बाद थोरियम का भी दे रखा है, क्यों कर रहा है, थोरियम कितना है 226.90, और इसका मास दे दिया उसने थोरियम का 226.0173, 88, उसके बाद इसने दिया रेडियम का मास भी दे रखा, क्या करवा रहा है, रेडियम 226.88, मुझे सारे डीके करवाएगा और बोलेगा कौन सा ज़्यादा फीजिबल है, 226.88, और इसका मास दे दिया उसने 226.025, और हीलियम भी दे दिया इसने भाई, ठीक है, हीलियम की कहानी क्या दी इसने 4.002603, अब वो क्या कह रहा है, फाइंड वेदर अल्फा डीके और एनी ऑफ बीटा डीके आर अलाउड, एक्टिनियम के लिए, एक्टिनियम अल्फा डीके अलाउड है या कोई भी बीटा डीके अलाउड है, आपको चेक करना है, मतलब अल्फा डीके तो एक ही है, ठीक है, इतनी बात, बीटा डीके हमारे पास क्या है, 3 है, तो इन चारों में से कौन कौन से अलाउड है, मल्टीपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। अब अल्फा डीके में क्या होता था, सीधे सीधे देखो, अल्फा डीके होगा तो 226 से 222 बनेगा, 222 वाला ये रहा, हाँ या ना, लेकिन हाँ ठीक है 89 से 87 बन रहा है, तो अल्फा डीके में दिस मास माइनस दिस मास होता था, ठीक है, इतनी बात हो रहा है, अल्फा डीके नहीं माइनस ये भी होता था, तो एक काम करो, पहले इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और चेक करो इससे कहीं बड़ा तो नहीं आ गया, कितने 6 और यहां भी 6, 5 और 3 कितना 8, 1 6 4 कितना 10, 2 और 7 कितना 9, और एक और कितना 10, अब 1 और 0 कितना 2, और ये कितना 0 और कितना 226, जरा देखना बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो अल्फा डी के फिजिबल है,
हाँ या ना, अल्फा डीके हो रहा है, होने दो भाई। अब बीटा डीके चेक कर लो, कौन सा पहले चेक करें, बीटा माइनस। बीटा माइनस में हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है, अरे एटॉमिक नंबर बढ़ता था, हाँ या ना, ये बनता है। और होता क्या था, दिस माइनस दिस। अब जरा देखो, ये भी फिजिबल है, फिजिबल है कि नहीं है, बीटा माइनस भी फिजिबल है। अब बीटा प्लस आ जाओ, बीटा प्लस में होता था एम एक्स माइनस एम वाई माइनस टू एम ई। इसने इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं दिया गधे ने, मतलब देना चाहिए उसे एक्चुअल में, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब आप एक काम करो, एक्टिनियम से किसमें बने, कहाँ गया रेडियम, का है, कहाँ लिखा है, ये रहा, रेडियम बनेगा, ठीक है। और अब जरा देखो, इसका ये माइनस टू एम ई होगा या नहीं होगा, बीटा प्लस हो जाएगा, माइनस टू एम ई होगा ना। तो इसमें एक काम करो, पहले टू एम ई का मास जोड़ दो, कितना हो गया, पॉइंट जी, रुक जा मैं बताता हूँ, रुक जा 2 बार जोड़ दूंगा, खुश हो जा, ठीक है। जोड़ दे जरा, देख क्या आ रहा है, 8 और 2 10, 5 5 10 और 4 14 और कितना 15, 6 2 0। और यहाँ कितना था, फिजिबल है भाई, ये भी फिजिबल है। अब आ जाओ कौन सा, के कैप्चर, वो तो अपने आप फिजिबल हो जाएगा फिर, ठीक है। इतनी बात में तो सारी रिएक्शंस क्या है, फिजिबल है, एनी ऑफ द डीके कैन अकर, ठीक है भाई, सही है फिर तो। लेकिन सवाल ये भी हो सकता है कि सबसे अच्छा फीजिबल कौन सा है, जिसकी क्यू वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो वो चेक करो। सबसे ज्यादा क्यू वैल्यू तो मुझे लग रहा है अल्फा में आ रही है, अल्फा में आ रही, निकम में चेक करके देख ले, अल्फा में मास डिफेक्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अल्फा में सबसे ज्यादा आ रहा है, तो सबसे अच्छा रिएक्शन अगर वो आपसे चारों में कंपेयर करे तो कौन सा, किसको प्रेफर करेगा ये, अल्फा डीके को, ठीक है। इस टाइप की कहानी हो गया भाई। तो अब हमारे पास मॉडर्न हो गई खत्म, और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज भाई, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, किसकी कम है, ये सब तो पढ़ लोगे ना, मतलब पेनिट्रेटिंग पावर, आयनाइजिंग पावर, ये केमिस्ट्री का पार्ट होता है उसमें, डिस्चार्ज ट्यूब्स में, ठीक है। तो कर लो, ठीक है। अब बुकलेट कर लो, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल से स्टार्ट करेंगे।